नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और श्रीलंका ने आयकरों के संबंध में राजकोषीय और दोहरे कराधान वंचना को रोकने के लिए दोनों पक्षों के बीच प्रोटोकॉल संशोधन समझौते का आदान प्रदान किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया कि वे श्रीलंका की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। राज्यसभा में भारतीय संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर और लोकसभा में मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले बैच की पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में देश भर में विजय दिवस मनाया गया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और श्रीलंका ने आयकरों के संबंध में राजकोषीय दोहरे कराधान वंचना को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल संशोधन समझौते का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने श्रीलंका के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के बारे में समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद समझौतों का आदान प्रदान किया गया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि राष्ट्रपति के रूप में श्री दिसानायके ने पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना है। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच सभ्यगत संबंध हैं। भारत में पाली भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया तो श्रीलंका में भी उसकी खुशी मनाई गई। हमने निर्णय लिया है कि नागपतिनाम और कंके संथुराई फेरी सर्विस की सफल शुरुआत के बाद अब रामेश्वरम और तलैमनार के बीच फेरी सर्विस शुरू की जाएगी। बौद्ध सर्किट और श्रीलंका के रामायण ट्रेल के माध्यम से पर्यटन की अपार संभावनाओं को साकार करने पर भी काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मछुआरों की आजीविका से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिसानायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। श्री दिसानायक ने कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया है कि वो ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होने देंगे जिससे भारत के हितों को श्रीलंका से किसी प्रकार का नुकसान हो। उन्होंने कहा कि भारत के साथ सहयोग निश्चित रूप से बढ़ेगा। I have given an assurance to the Prime Minister of India that we will not allow our land to be used in any way in a manner that is detrimental to the interest of India. The cooperation of India will certainly flourish, and I want to reassure our continued support for India. श्री दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका ने 2 वर्ष पहले अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना किया था और भारत ने उस दलदल से बाहर निकलने में उसकी भरपूर सहायता की थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति का आज सवेरे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने उनकी अगवानी की। वो बिहार के बोधगया भी जाएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि श्रीलंका भारत का सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी भी है और भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति और भारत के विजन सागर का अभिन्न अंग रहा है। Sri Lanka is also India's closest maritime neighbor and has been an integral part of India's neighborhood first policy and India's vision Sagar. The two countries are civilizational partners with a unique friendship, and India has time and again demonstrated that it is a dependable partner and a reliable friend for Sri Lanka. विदेश सचिव ने कहा कि भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और पर्यटन तथा निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात की। उन्होंने इतिहास और संस्कृति की मजबूत नींव पर निर्मित भारत और श्रीलंका की बहुआयामी भागीदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की।
राज्यसभा में आज संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा की शुरुआत करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा के मुद्दों पर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने देश में आपातकाल लगाने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बिना किसी उचित कारण के बढ़ाया गया और इस दौरान पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कई देशों ने संविधान में न केवल संशोधन किए हैं बल्कि संविधान की संपूर्ण विशेषता को ही बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का अनुभव बताता है कि देश का संविधान मजबूत है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। India today stands out in a very separate league of its own. That post-Second World War, over 50 countries had become independent and they had their constitution written, but many have changed their constitutions, not just amended them, but our constitution has stood the test of time. चर्चा में भाग लेते हुए सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही संविधान निर्माण की सोच उपजी थी। कांग्रेस के इतिहास से यह गहराई से जुड़ा है और 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव रखा था जो पारित हुआ। ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, ये आजादी के लड़ाई से बना। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। युद्ध के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया था। युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्वी पाकिस्तान का उदय बांग्लादेश के रूप में हुआ था। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। भारत और बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने साझा इतिहास और दीर्घकालिक मित्रता तथा सद्भाव को दर्शाते हुए दोनों देशों की सेनाओं ने त्रिपुरा में अगरतला अखौरा सीमा पर एक दूसरे को बधाई दी और मिठाइयां बांटी। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे के दौरान 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उत्पाद सहकारी संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड के बीच एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे। सरकार ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अब अपनी उपज के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को भंडारण, विकास और विनियमन प्राधिकरण के साथ पंजीकृत गोदामों में अपनी उपज जमा करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद जारी की जाएगी। इस रसीद का उपयोग बैंकों और अन्य ऋण देने वाले संस्थाओं से कम ब्याज दर वाले ऋण प्राप्त करने के लिए डिफॉल्ट के खिलाफ गारंटी के रूप में किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि सरकार पीएम श्री योजना के अंतर्गत 620 जवाहर नवोदय विद्यालय विकसित करेगी, जिसका उद्देश्य मौजूदा विद्यालयों में बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले 5 वर्ष में नवोदय विद्यालय में छात्रों के नामांकन की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। केंद्र ने कहा है कि देश में विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने 3,519 अत्यधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों की पहचान की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में बताया कि मानदंडों का उल्लंघन करने वाले 669 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत
प्रदूषित और अपशिष्ट जल के उपचार के लिए 32,513 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कुल 203 अपशिष्ट बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। लोकसभा में आज 2024-25 के पहले बैच की पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई। सरकार ने 87,762 करोड़ रुपए से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्ष में आईटी, लॉजिस्टिक्स, खुदरा, एफएमसीजी और बैंकिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार पूरक अनुदान मांगों के अंतर्गत किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। केंद्र सरकार ने बताया है कि रबी फसलों की बुआई 558 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है। कृषि मंत्रालय ने एक आज बयान में कहा कि गेहूं की बुआई 293 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है। दलहन की खेती 1,23,27,000 हेक्टेयर और मोटे अनाज की बुआई 38,75,000 हेक्टेयर में की गई है। तिलहन की बुआई का रकबा बढ़कर 91,60,000 हेक्टेयर से अधिक हो गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने आज रबी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज पर प्रगति रिपोर्ट जारी की। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पत्रों को प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय को लौटाने को कहा है। भाजपा ने कहा है कि ऐतिहासिक दस्तावेज देश के हैं। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालयों की बैठकों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि संग्रहालय के तत्कालीन निदेशक की मंजूरी के बाद जवाहरलाल नेहरू के पत्राचार के 51 बक्से सोनिया गांधी को दिए गए थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे उपभोक्ता जागरूकता, अधिकार और जिम्मेदारियां विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव निधि खरे भाग लेंगी। श्रोता कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारियों से जुड़े प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पूर्वी राजस्थान में शीत लहर की संभावना जताई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम राजस्थान और पूर्वी तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी शीत लहर की स्थिति बनी हुई है। तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में अगले 2-3 दिन के दौरान भारी बारिश होने की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और श्रीलंका ने आयकरों के संबंध में राजकोषीय दोहरे कराधान वंचना को रोकने के लिए दोनों पक्षों के बीच प्रोटोकॉल संशोधन समझौते का आदान प्रदान किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया कि वे श्रीलंका की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। राज्यसभा में भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर और लोकसभा में मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले बैच की पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में देश भर में विजय दिवस मनाया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।